नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सी एस एस फन ट्रिक्स में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सी जी एच एस एंड मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। पार्ट 1 में आप लोगों ने महसूस किया होगा सी जी एच एस के में कि इनको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक बार ढंग से एक्सप्लेन कर दिया जाए रूल्स को, तो उन रूल्स को माइंड में रखना कोई मुश्किल काम नहीं है और आपको अच्छा खासा रिटर्न एग्जाम में उसका देखने मिल जाता है। तो यही चीज़ हम लोग सी जी एच एस पार्ट 2 में भी फॉलो करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उनको कई बार अलग अलग एंगल से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको किसी और सोर्स के ऊपर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े। और बिलीव मी दोस्तों, अगर सी जी एच एस के रूल्स को और आप साथ में आप लोगों ने गवर्नमेंट अकोमोडेशन रूल्स को ढंग से कर लिया, तो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर आपको काफ़ी सारा एज मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है एसएससी में, सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम, और पीएपीएस ग्रुप वाला जो होता है, उसका नोटिफिकेशन 2023 का आ चुका है। दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अब ढंग से लग जाइए, आप लोगों के लिए काफ़ी काम का साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सी जी एच स्कीम इज अवेलेबल इन 33 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। सी जी एच स्कीम इस समय 33 मेजर सिटीज़ में अवेलेबल है। ए ट्रू, बी फॉल्स। एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने भी 33 शहरों में सी जी एच स्कीम को अवेलेबल करा रखा है। 2, विच आर द फॉलोइंग इज आर कैटेगरीज ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉइज फॉर सी जी एच एस। सी जी एच एस के एम्प्लॉइज़ की कैटेगरीज कौन सी करेक्ट है इसमें से? 1, all employees including railway and Delhi administration employees. 2, NPS pensioners having minimum 5 years qualifying service before retirement. 3, defense employees across the country. A, 1 only, B, 1 and 3 only, C, none of the above, D, all of the above. And the right answer is C, none of the above. सारे के सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। एक बार देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज फॉर सी जी एच एस। पेंशनर्स एक्सक्लूडिंग रेलवे एंड आर्म फोर्सेज पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, रेलवे और आर्म फोर्सेज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनके लिए अलग हॉस्पिटल्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोगों के कोई रिलेटिव्स हैं रेलवे में, तो रेलवे के अपने हॉस्पिटल होते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। सिमिलरली आर्मी के भी अपने, डिफेंस फोर्सेस के भी अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं और उसको हम बोलते हैं एमएच, मिलिट्री हॉस्पिटल्स। उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, इसलिए वो सीजीएचएस में कवर नहीं होते हैं। पेंशनर्स रिटायरिंग विद सीपीएफ बेनिफिट्स विद देयर फैमिली, जो सीपीएफ बेनिफिट्स के साथ रिटायर होते हैं उनको नहीं मिलता। एनपीएस पेंशनर्स ड्रॉइंग एडिशनल रिलीफ ऑन डेथ डिसेबिलिटी, जो एनपीएस पेंशनर्स होते हैं उनको एडिशनल रिलीफ मिलता है डेथ या डिसेबिलिटी पर, वो सीजीएचएस में कवर नहीं होते। एनपीएस पेंशनर्स हैविंग मिनिमम 10 years क्वालिफाइंग सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। इन केस ऑफ डेथ डिसेबिलिटी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इज नॉट नेसेसरी। अगर कोई एम्प्लॉय जो है 2004 के बाद सर्विस में ज्वाइन किया तो वो एनपीएस में कवर होता है, और उनको अगर सीजीएचएस का बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद अवेल करना है तो उनको कम से कम 10 साल की सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 10 साल से पहले भी डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है किसी रीजन से, फिर ये क्वालिफाइंग सर्विस का रूल हट जाता है, क्योंकि डेथ या डिसेबिलिटी तो किसी हाथ की बात नहीं है ना। तो फिर गवर्नमेंट को सीजीएचएस का बेनिफिट अवेल करने देगी। डिफेंस एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट मुंबई। डिफेंस एम्प्लॉयज़ जो कि आर्म फोर्सेस में नहीं होते लेकिन डिफेंस सर्विसेज में एज ए सिविलियन जॉब करते हैं, वो भी सीजीएचएस में कवर होते हैं, लेकिन मुंबई की लोकेशन को छोड़ के। ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट रेलवेज एंड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ हैविंग हेडक्वार्टर्स एंड देयर फैमिलीज इन एनी सीजीएचएस कवर्ड सिटी एंड हु आर पेड फ्रॉम सिविल एस्टिमेट्स। यानी कि सारे एम्प्लॉय जो सिविल एस्टिमेट से पेड होते हैं और सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रहते हैं, वो सारे कवर होते हैं एक्सेप्ट रेलवे का हमने देख लिया कि अपने हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कवर होते हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से रूल्स बनाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है कवर होते हैं मेडिकल में। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज आर एलिजिबल फॉर सीजीएचएस स्कीम बेनिफिट्स। ए ट्रू, बी फॉल्स। एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस जो होती है वो हमने पता होना चाहिए कि गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आती है। दिल्ली पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। नॉर्मल केस में पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, बट ओनली दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और जब होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो गई, तो इसलिए सीजीएचएस फैसिलिटी उनको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, PSU absorbees who had commuted 100% of their pension will be eligible for CGHS when। जो PSUs में एब्जॉर्ब हो गए हैं और उन्होंने अपनी पेंशन को 100% कम्यूट करा लिया, यानी कि उस पेंशन के अगेंस्ट में उन्होंने लमसम एक बार में ही अमाउंट ले लिया कि अब हमें पेंशन की ज़रूरत नहीं है। विल बी एलिजिबल फॉर सीजीएचएस व्हेन, वो सीजीएचएस में कब एलिजिबल होंगे? अगर वो PSU जो है वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कवर हो जाते हैं। बट अगर उन्होंने अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया है तो किस सिचुएशन में होंगे? ए, 1/3 पोर्शन ऑफ देयर पेंशन आफ्टर 15 years हैज बीन रिस्टोर्ड। बी, ही रिफंड्स द कम्यूटेड अमाउंट। सी, डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डी, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ए, 1/3 पोर्शन ऑफ देयर पेंशन आफ्टर 15 years हैज बीन रिस्टोर्ड।
Pensioners being PSU absorbees who had commuted 100% of their pension and have been restored 1/3 portion of their pension after 15 years will be eligible for CGHS scheme. ठीक है, जो PSU absorbees है वो 100% पेंशन को कम्यूट कराने के बाद भी एलिजिबल हो जाएंगे 15 साल के बाद. ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये याद कैसे रखेंगे इसको, तो हमें पेंशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के टाइम पर ही अपनी पेंशन को कम्यूट करा लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो पेंशन उसकी 15 ईयर्स के बाद रिस्टोर हो जाती है. और क्यों रिस्टोर हो जाती है कि गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि एम्प्लॉय की एज जो है 75 ईयर्स होती है ऑन एवरेज, तो 15 ईयर्स के लिए रिस्टोर करती है, उस हिसाब से उसका अमाउंट बना के दे देती है. लेकिन उसकी अगर एज 75 ईयर्स से ज़्यादा की हो जाती है तो गवर्नमेंट ने तो उस पीरियड के अमाउंट को कम्यूट करके उसको दिया ही नहीं था, उसको तो 75 की जुम की गई थी. तो 75 के बाद जो है वो उसकी पेंशन जो है रिस्टोर हो जाती है, उसको फिर से पूरी पेंशन मिलने लग जाती है. ये गवर्नमेंट का रूल होता है. तो जब PSU में कोई एम्प्लॉय जाता है तो वैसे तो वो वहाँ के मेडिकल रूल से कवर होता है. अगर वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटी देती है कि आप CGHS स्कीम हमारे यहाँ से अवेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट अब क्या किया उसने, अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया. अब उसकी पेंशन से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन तो जा नहीं रहा है, उसने पेंशन को तो एक साथ कम्यूट करा लिया और सारी ले ली. तो कैसे होगा, तो 15 साल के बाद क्या होगा कि PSU ने अगर उसकी 1/3 पोर्शन ऑफ पेंशन को 15 साल के बाद रिस्टोर कर दिया तो उसको CGHS की फैसिलिटी भी फिर से मिलना शुरू हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज नॉट एलिजिबल फॉर CGHS बेनिफिट. इनमें से कौन सा CGHS बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है. ए, रिटायर्ड डिविजनल अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. बी, रेलवे ऑडिट स्टाफ बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड. C, retired divisional accountants posted in the states. D, family members residing in the CGHS area of government servant transferred out of the CGHS area till they reside in that area. And the right answer is D, family members residing in the CGHS area of government servant transferred out of the CGHS area till they reside in that area. ये रॉन्ग स्टेटमेंट. अगर किसी CGHS एम्प्लॉइज़ का CGHS से बाहर ट्रांसफ़र हो जाता है, एरिया से बाहर हो जाता है, तो उसकी फैमिली वहीं ओल्ड हेडक्वार्टर में रह रही है, यानी कि पुरानी जगह पर जहाँ पे CGHS फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो उसकी फैमिली 6 महीने तक उस फैसिलिटी को अवेल कर सकती है. 6 महीने के बाद जो फैसिलिटी है डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी और बाकी सारे के सारे एलिजिबल होंगे. अब एक बार देख लेते हैं. एलिजिबिलिटी ग्रुप फॉर CGHS फैसिलिटी. Retired divisional accountants posted in the states, railway audit staff both serving and retired, child drawing pension on death of employee and minor brothers and sisters of that child, retired divisional accountants of the Indian audit and account services, family member residing in the CGHS area of government servant transferred out of CGHS areas for a limited period of 6 months from date of transfer. अब देखो, सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, रिटायर्ड डिविजनल अकाउंटेंट्स पोस्टेड इन द स्टेट्स. अकाउंटेंट्स वर्ड जहाँ भी आ जाएगा वो सारे CGHS में कवर होते हैं. ये हमारा पहला पॉइंट भी और फोर्थ वाला भी. रिटायर्ड डिविजनल अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, या तो IAAS डिपार्टमेंट वाला होता है उसमें भी हो जाए, या फिर हमारा जो स्टेट में पोस्टेड होते हैं. अकाउंट वर्ड आ गया तो वो CGHS फैसिलिटी अवेल करेगा. दूसरा, रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो CGHS फैसिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन रेलवे ऑडिट स्टाफ जो होता है वो कवर होता है. ठीक है. और चाइल्ड ड्रॉइंग पेंशन ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, कोई एम्प्लॉय उसका बच्चा जो है पेंशन ड्रॉ कर रहा है, यानी कि उसका नॉमिनी है. एंड माइनर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ दैट चाइल्ड, और उनके छोटे भाई बहन वो सब भी एलिजिबल होंगे. कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके बड़े बेटे को जो है वो पेंशन मिल रही है, और उसके बाद क्या उनको छोटे भाई बहन सब एलिजिबल होंगे डेथ के बाद भी. और फैमिली मेम्बर ऑफ रिजाइडिंग CGHS एरिया, को एम्प्लॉय नॉन CGHS एरिया में ट्रांसफ़र हो गया, 6 मंथ्स तक उसकी फैमिली CGHS फैसिलिटी को अवेल करेगी. हाँ, अगर एम्प्लॉय एक CGHS एरिया से दूसरे CGHS एरिया में ट्रांसफ़र हुआ है तो फैमिली पुराने CGHS एरिया में पूरे टाइम पेंशन को अवेल करेगी. थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक बार देख फिर से समझा देता हूँ. अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाता है और उसकी फैमिली पीछे छूट जाती है पुरानी जगह पे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप यहीं पर रहो, बच्चों के स्कूल की वजह से या पेरेंट्स की ट्रीटमेंट की वजह से कोई एम्प्लॉय दिल्ली से मान लो अंडमान ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन फादर की तबीयत ख़राब रहती है, फैमिली को ट्रीटमेंट चाहिए होता है दिल्ली में, तो उन्होंने फैमिली को वहीं पर छोड़ दिया. अब अगर वो CGHS से CGHS एरिया में ट्रांसफ़र होता है तो उसमें क्या होता है कि फैमिली को वहाँ पे वो अपना कंट्रीब्यूशन पे कर रहा होता है CGHS का, तो फैमिली यहाँ पर भी अवेल कर सकती है उस बेनिफिट को. बट अगर वो नॉन CGHS एरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है तो अब उसका कंट्रीब्यूशन पे नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अब 6 मंथ्स के बाद वो जो फैसिलिटी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ CGHS बेनिफिशियरी फॉलिंग सिक आउटसाइड CGHS एरिया, ट्रीटमेंट विल बी अलाउड अंडर.
अगर कोई CGHS बेनिफिशियरी है, कभी घूमने गया, बाहर गया उत्तराखंड में, और वहाँ पर CGHS एरिया नहीं है, वहाँ बीमार हो जाता है, तो कैसे अवेल करेगा? CSMA रूल्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेफरल हॉस्पिटल्स, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स. B. Written request from employee from the department. C. Discretion of the competent authority. D. None of the above. And the right answer is A. यानी CSMA रूल्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेफरल हॉस्पिटल एंड रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स. ये MA फैसिलिटी होती ही इसीलिए है कि अगर कोई एम्प्लॉइज मेडिकल जो फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहा CGHS एरिया में ना होने की वजह से, तो उस एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे दी जाए MA के थ्रू, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स. उसमें क्या होता है, कोई हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पर वो अपने आप को अप्रूव करा लेता है. ऐसे ही जब कोई एम्प्लॉय बाहर है और वो बीमार हो जाता है, तो वो किसी MA जो रूल्स पे कवर होता है हॉस्पिटल्स, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने ट्रीटमेंट को करा सकता है. इन केस ऑफ CGHS बेनिफिशियरी फॉलोइंग सिक आउटसाइड CGHS एरिया, ट्रीटमेंट इज अलाउड अंडर CSMA रूल्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेफरल हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स. ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, रेफरल हॉस्पिटल जिनको CGHS डिस्पेंसरी जो है रेफर करती है, और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल जो रिकॉग्नाइज होते हैं. Question number 7. Under what conditions CGHS scheme can be availed by an employee? Conditions क्या हैं CGHS फैसिलिटी को अवेल करने की? 1. The employee should reside in the area of operation of the scheme. 2. Pensioners residing in the area of operation of the scheme. 3. If both husband and wife are employee and contribute for CGHS, parents of both can be included for the benefits. 4. Family of the employee can avail the facility if the employee is transferred to another CGHS area or goes to serve abroad and leave family at the old CGHS station. Options are A 1, 2 and 4 only, B 1, 2 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above. And the right answer is A 1, 3 and 4 only. यानी कि pensioner residing in the area of operation of the scheme is a wrong statement. हम लोगों ने पीछे वाले पार्ट में देखा था, पार्ट 1 में, कि पेंशनर जो होता है उसके लिए किसी सिटी की कंडीशन नहीं होती, वो ऑल इंडिया में जो है कहीं भी फैसिलिटी को अवेल कर सकता है. जैसे एम्प्लॉय जो होता है सर्विंग, वो जहाँ पे भी हेड क्वार्टर होता है, जो उसकी एक फिक्स डिस्पेंसरी होती है, उसे वहाँ से अवेल करनी होती है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. बट पेंशनर का क्या होता है, कभी बेटे के साथ रह रहे हैं, कभी बेटी के साथ रह रहे हैं, कभी तीर्थ स्थान पर गए हैं, कभी कहीं गए हैं, तो उनका प्लेस फिक्स नहीं होता. तो गवर्नमेंट उससे इंसिस्ट नहीं करती है कि आपको CGHS फैसिलिटी अवेल करने के लिए अपने पुराने स्टेशन पर आना पड़ेगा, वो कहीं से भी अवेल कर सकते हैं. इसलिए पॉइंट 2 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. कंडीशंस फॉर अवेलिंग द CGHS स्कीम, कौन सी कंडीशन है? इन केस ऑफ CGHS बेनिफिशियरी फॉलोइंग सिक आउटसाइड CGHS एरिया, ट्रीटमेंट इज अलाउड अंडर CSMA रूल्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल्स, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स. हमने पीछे देख लिया. फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय कैन अवेल द फैसिलिटी इफ द एम्प्लॉय इज ट्रांसफर टू अनदर CGHS एरिया और गोज टू सर्व अब्रॉड एंड लीव्स द फैमिली एट द ओल्ड CGHS स्टेशन. अब अगर एम्प्लॉय दूसरे CGHS एरिया में जाता है तो अवेल कर सकता है, या अब्रॉड जाता है तो अवेल कर सकता है. और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, अगर नॉन CGHS एरिया में ट्रांसफर होता है तो फैमिली जो फैसिलिटी अवेलेबल होगी फैमिली के लिए वो सिर्फ 6 मंथ्स तक होगी. तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए. ट्रांसफ़र के केस में 3 कंडीशन है, CGHS एरिया, अब्रॉड और नॉन CGHS एरिया. CGHS एरिया फैसिलिटी एंडलेसली चलती रहेगी. अगर अब्रॉड जाता है तो अब्रॉड आपने भेजा है, अब वहाँ तो CGHS फैसिलिटी नहीं होगी ना, तो फैमिली यहीं पे अवेल करेगी और कहाँ जाएगी. अगर नॉन CGHS एरिया में जा रहा है तो कंट्रीब्यूशन नहीं कट रहा है, इसलिए अब फैसिलिटी 6 मंथ्स तक ही रह पाएगी. द एम्प्लॉय शुड रिजाइड इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्कीम, एम्प्लॉय को स्कीम के एरिया में होना चाहिए. पेंशन रिजाइडिंग एनी वेयर में गेट रजिस्टर्ड इन एनी डिस्पेंसरी, ठीक है, वो कहीं भी हो सकते हैं. If both husband and wife are employee and contribute for CGHS, parents of both can be included for the benefits. अब नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि अगर हस्बैंड वर्किंग है तो हस्बैंड क्या करता है, एक मेल है वो खुद को CGHS में रजिस्टर कराता है, अपनी वाइफ को कराता है, अपने 2 बच्चों को कराता है और अपने पेरेंट्स को कराता है. अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट है उनके ऊपर तो ये लोग उसमें होते हैं. अगर वाइफ वर्किंग है और हस्बैंड वर्किंग नहीं है तो वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड को कराती है, अपने बच्चों को कराती है और अपने इन लॉज को कराती है, यानी हस्बैंड के पेरेंट्स को कराती है, क्योंकि वो उनके साथ रह रहे हैं. हालांकि अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं और अब तो वाइफ अपने पेरेंट्स को भी करा सकती है. बट यहाँ पे क्या है, दोनों वर्किंग है, दोनों का CGHS कंट्रीब्यूशन कट रहा है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हस्बैंड अपने पेरेंट्स को करा लेगा, वाइफ अपने पेरेंट्स को करा लेगी, दोनों करा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. Question number 8. Family of the employee who continues to stay back at the old station in a CGHS covered area can avail CGHS facility even after the transfer of the employee to a non-CGHS area. Can avail the CGHS facility on payment of CGHS contribution. A up to 6 months, B up to 1 year, C can't avail the facility, D for indefinite period. I think इसका आंसर तो सबको पता ही होगा. A up to 6 months, C 6 months तक वो करा सकता है अपना कंट्रीब्यूशन अलग से रिक्वेस्ट पे पे करके. नॉर्मल केस में कंट्रीब्यूशन पे नहीं होगा क्योंकि वो नॉन CGHS एरिया में, बट वो कहेगा मेरा कंट्रीब्यूशन ले लो, मेरी फैसिलिटी, मेरी फैमिली को फैसिलिटी दे दो, तो 6 महीने तक करा सकता है.
Family of the employee who continues to stay back at the old station in CGHS covered area can avail CGHS facility even after the transfer of the employee to a non-CGHS area for maximum period of 6 months on payment of CGHS contribution in advance for that period. If the employee transferred to the non-CGHS area, family can't avail CGHS benefit more than 6 months in any case. आप लोग सोच रहे होंगे एक ही क्वेश्चन को बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है और इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको हर एंगल से पूछना चाहता हूँ जिससे कि आपके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाए और एक इसमें थोड़ा डेटा इन्वॉल्व है तो आपके माइंड में अच्छे से रजिस्टर्ड हो जाए जिससे कि ईजिली कोई मिस्टेक ना हो। तो मेरे ख्याल से अब तक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड एट CGHS डिस्पेंसरी। CGHS डिस्पेंसरी पर कौन सी फैसिलिटी इनमें से अवेलेबल नहीं है? ए इमरजेंसी सर्विस, बी मेडिकल अटेंडेंस, सी स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज लाइक TB, कैंसर एटसेट्रा, एंड डी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। एंड द राइट आंसर इज डी साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। इमरजेंसी सर्विस नॉर्मल है की बात है, सबको मिलेगी। मेडिकल अटेंडेंस फैसिलिटी तो हमने पीछे देख लिया था। MA रूल्स जो होते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलेगा? TB कैंसर हो जाएगा तो एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? वो भी करेगा। लेकिन साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में कोई इस तरह की इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर इसका CGHS जो है कवर नहीं करता। फैसिलिटी अंडर CGHS, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेज लाइक TB, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो होती है बाईपास सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट को भी CGHS कवर करता है। आउट पेशेंट केयर फैसिलिटी एंड फ्री सप्लाई ऑफ ड्रग्स, ये तो सबको पता है कि OPD फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती है। आप जाओ डॉक्टर को देखते हैं और मेडिसिन भी आपको वहीं से मिल जाती है। राउंड द क्लॉक इमरजेंसी सर्विस एट सिलेक्ट डिस्पेंसरीज। ठीक है, कुछ डिस्पेंसरी है राउंड द क्लॉक पूरे टाइम खुलती हैं, आप वहाँ पे कभी भी जाके इमरजेंसी सर्विस अवेल कर सकते हो। मेडिकल अटेंडेंस MA रूल्स में कवर होता है। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन एंड लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्पेशलिस्ट से आपको कंसल्टेशन करना है और रेडियोलॉजिस्ट से करना है तो वो भी आपको इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती हैं, यानी कि जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए भी आपको क्लेम मिल जाता है। और कुछ डिस्पेंसरीज़ में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है लेकिन कम होती है। आपको ज़्यादातर वो डॉक्टर जो है बाहर के किसी रेफरल के पैनल के हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे और आप वहाँ जाके वो रिपोर्ट्स टेस्ट करा लो और अगर वर्किंग है तो अपने ऑफिस से क्लेम ले लो, अगर पेंशनर है तो हॉस्पिटल क्लेम डायरेक्ट ले लेता है। कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लाइंसेस, इम्प्लांट्स, एड्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल अप्लाइंस होते हैं अप्लाइंसेस, जैसे कि किसी को हियरिंग डिवाइस चाहिए, किसी को जो है पैर की प्रॉब्लम है तो पैर के साथ उनको जो है आर्टिफिशियल लिम्ब जो लग जाते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ भी CGHS से मिलती है। रीइंबर्समेंट फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ स्पेशल काइंड्स लाइक एंजियोप्लास्टी, लीवर ट्रांसप्लांट्स, बैरियाट्रिक सर्जरी, इन सब के लिए जो है रीइंबर्समेंट अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन एम्प्लॉय कैन ऑप्ट आउट ऑफ CGHS अंडर फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई एम्प्लॉय CGHS फैसिलिटीज़ को ऑप्ट आउट करना चाहता है तो कौन कौन सी कंडीशंस में कर सकता है? 1, हर स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन लोकल बॉडीज विच प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। 2, द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। 3, ऑप्शंस फॉर ऑप्टिंग आउट शैल बी रिकॉर्डेड इन सर्विस बुक ऑफ द एम्प्लॉय। Options are A 1 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is B 1 and 3 only। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज वंस ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय कैन ऑप्ट आउट ऑफ CGHS इफ हर स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन, कहाँ पर है? डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस की अपनी अलग मेडिकल फैसिलिटी होती है। रेलवे सर्विस देख चुके हैं, रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज़ जो बॉडीज़ होती हैं उनकी अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अलग चलती हैं। कॉर्पोरेशन प्राइवेट वाले TPA थर्ड पार्टी एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ पे होता है। वहाँ पे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, तो फिर इंसान जो गवर्नमेंट सर्विस में वहाँ से क्यों अपील करेगा? कई बार हस्बैंड गवर्नमेंट में है, वाइफ प्राइवेट में है या वाइस वर्सा, तो वो अपने प्राइवेट जो है TPA वहाँ से क्लेम लेना पसंद करते हैं बजाय गवर्नमेंट से। लोकल बॉडीज़ वहाँ के अपने अलग रूल्स चलते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इनमें से किसी एक में भी है स्पाउस तो आप अब CGHS से ऑप्ट आउट कर सकते हो। नटशेल में बात की जाए तो आप तब कर सकते हो जब आपका स्पाउस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे उनकी अपनी खुद की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और जब उनकी खुद की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो फिर आपको CGHS के साथ इंसिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। These organizations should provide medical facility to its employees and their family members. The options can be exercised only twice during the entire service. Question में क्या था? Once. ये twice कर सकते हो। And the same shall be recorded in the service book of the employees. अब देखो twice और once का दो क्वेश्चन आ गए। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय अगर कोई CGHS एरिया से बाहर रह रहा है तो वहाँ पे MA रूल्स चलते हैं,
बट वो चाहता है कि मुझे CGHS फैसिलिटी ही अवेल करने का फ़ायदा है, पास ही है CGHS डिस्पेंसरी, मेरे एरिया से दूर नहीं है और मैं कम्यूट कर लूँगा। तो वो इस ऑप्शन को वंस एक्सरसाइज कर सकता है लाइफ में, कि वो अपने आउटसाइड होते हुए भी CGHS फैसिलिटी को उस म्यूनसिपल एरिया में जाके अवेल कर सकता है। ये होता है वंस। और जब आपकी फैमिली स्पाउस जो है वो वर्किंग है तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी ट्वाइस। अब याद कैसे रखोगे? स्पाउस की बात हो रही, 2 लोग हो गए ना, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस के केस में तो 2 लोग तो ट्वाइस मिलेगी ये फैसिलिटी। और अगर CGHS एरिया में फैसिलिटी अवेल करनी है आउटसाइड रहते हुए भी, तो आप CGHS फैसिलिटी अवेल करने जा रहे हो। ये एक वन वे ट्रैफिक है। एक बार CGHS में आ गए, अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाहर नहीं जा सकते हो कि नहीं मैं तो वापस MA में जा रहा हूँ, सोच समझ के आओ। इसलिए एक बार आ गए तो फिर आ गए। गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है, एक बार आगे तो छोड़ना मुश्किल होता है ना, ऐसे ही इससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। Question number 11. Which of the following is correct about the CGHS claim? 1. Employees having CGHS can make a claim from insurance company as well if having Mediclaim. 2. A certificate from treating doctor hospital is essentially required for CGHS claim. 3. Claim should be made within 6 months from the date of completion of medical treatment. Options are A 1 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is B 1 and 3 ओनली। यानी कि सर्टिफिकेट वाला स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट, वो गलत है। एक बार देख लेते हैं। पेंशनर्स सर्विंग एम्प्लॉइज हैविंग मेडिक्लेम कैन क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज CGHS। अगर किसी CGHS बेनिफिशियरी के पास कोई इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम भी है तो वो दोनों जगह से क्लेम कर सकता है। CGHS से भी कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी से भी कर सकता है, या फिर पार्टली दोनों से कर सकता है, आधा। The total amount reimbursed by 2 organizations should not exceed the total expenditure incurred by the beneficiary। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका मेडिकल क्लेम दोनों जगह से मिला के। अगर 1 लाख का मेडिकल क्लेम है तो आप 1 लाख का ही ले सकते हो, चाहे CGHS से कितना भी ले लो और कंपनी से कितना भी ले लो, दोनों से 50-50 हज़ार ले लो, या 20,000 80,000 ले लो, या अकेला CGHS से 1 लाख रुपये ले लो, या फिर कंपनी से 1 लाख का ले लो, CGHS से मतलब कैसे भी ले लो, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। Claim may be made in revised form MRC-S for serving CGHS beneficiary and form MRC-P for pensioner CGHS beneficiary along with specified annexure। जो फॉर्म होते हैं, MRC-S होता है वो सर्विंग के लिए होता है और MRC-P पेंशनर के लिए होता है। अथॉरिटी कंसर्न विल वेरीफाई द क्लेम विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स। ठीक है, अब अथॉरिटीज़ कैसे करेंगी वेरीफाई? प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स के थ्रू, कि आपने कोई क्लेम लिया 10,000 रुपये का किसी टेस्ट के लिए, तो डॉक्टर तो अथॉरिटी देखेगी कि ये टेस्ट कराया है आपने, सपोज MRI के लिए लिया हुआ है 9,000 रुपये का क्लेम, तो 9,000 रुपये आपने का क्लेम किए हैं, बिल लगाया हुआ है, तो क्या MRI आपने लगाया हुआ है? हाँ, MRI की रिपोर्ट आपने लगाई हुई है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था MRI को? हाँ, डॉक्टर ने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था कि MRI की ज़रूरत है, यानी कि वेरीफाई हो गया। तो अथॉरिटी इस तरह से जो है वो उसको वेरीफाई करती हैं। नो नीड ऑफ एसेंशियली सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रीटिंग डॉक्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर को एसेंशियली लिख के नहीं देना पड़ता कि ये जो है हमने इससे करवाया था और इसने करके दिया है, हमारे कहने पर करके दिया, ऐसा कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया, आप जाके सिंपली करा लो, अथॉरिटी वैसे वेरीफाई कर लेंगी। Claim should be made within 6 months from the date of completion of medical treatment, discharge of the patient from the hospital। कितना टाइम होता है? 6 महीने का। इन केस ऑफ डिले द सेम मे बी कंडोन बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और अगर डिले भी हो जाता है तो अथॉरिटी के पास कंडोन करने की, यानी कि माफ़ करने की भी अथॉरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 12। CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स अप्लाई टू MA रूल जो होते हैं वो किसके लिए अप्लाई करते हैं? 1. गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2. probationers. 3. retired government servants। Options are A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is B 1 and 2 only। यानी कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए MA रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं CSMA रूल्स अप्लाई टू और किसके लिए नहीं होते, तो किस लिए अप्लाई होते हैं पहले ये देख लेते हैं। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी, लीव इंक्लूडिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एंड टर्मिनल लीव, और फॉरेन सर्विस इन इंडिया और वैन अंडर सस्पेंशन। अब कौन कौन से केस हो गए? ड्यूटी, लीव। अब लीव पर एम्प्लॉय तो क्या वो बीमार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सिमिलरली लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के लिए भी गया हुआ है, तो है तो भी सर्विस में ना, भले रिटायरमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन सर्विस में, और सर्विस में तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको देना, तो MA रूल अप्लाई करेंगे। फॉरेन सर्विस इन इंडिया, फॉरेन सर्विस क्या होती है? जिसका पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं होता, उसके बाहर से होता है, उसको फॉरेन सर्विस कहते हैं। फॉरेन सर्विस का मतलब ये नहीं होता कि वो इंडिया से बाहर जॉब कर रहा है, मतलब फॉरेन सर्विस सिंपली मीन्स सर्विस
एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर से अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो फॉरेन सर्विस पर है और इंडिया में है तो फिर उसको एमए रूल्स अप्लाई करेंगे। और व्हेन अंडर सस्पेंशन पर है तब भी एम्प्लॉय जो है बीमार तो हो ही सकता है ना, तो एमए रूल्स तो फिर भी एप्लीकेबल रहेंगे। रेलवे एम्प्लॉयज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने देखा कि रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए सीजीएचएस रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, मगर रेलवे और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी नहीं होता। बट अगर ये एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर आए हुए हैं तो फिर तो सीजीएचएस के रूल्स के होंगे। अब सीजीएचएस एरिया में अगर नहीं रह रहे वो तो कहाँ रहेंगे, एमए रूल्स के अकॉर्डिंग कवर हो जाएंगे। तो सिंपली जो कि डेपुटेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनके लिए भी हो जाएंगे। गवर्नमेंट पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पेंशनर्स थे वो री एम्प्लॉयड हो गए, तो री एम्प्लॉयड हो गए तो एम्प्लॉयमेंट में ही है ना, इन सर्विस है एक तरह से। अब इन सर्विस है तो रूल अप्लाई हो जाएंगे। प्रोबेशनर्स को सारे बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, एवरी बेनिफिट प्रोबेशनर जब सर्विस में आ जाता है उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए तो उसको तो अप्लाई होंगे। अब फिर अप्रेंटिस इन होल टाइम सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, कोई अप्रेंटिस है और वो सर्विस यहाँ दे रहा है, होल टाइम सर्विस दे रहा है, तो फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की होगी ना, तो उसको भी मिलेंगे। अब कहाँ अप्लाई नहीं होते वो ज़्यादा जरूरी है। हाउएवर दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू डिफेंस सर्विस पर्सनल। हमें पता है डिफेंस के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, डिफेंस वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, डिफेंस के बंदों का अपना चलता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन लीव और डेपुटेशन अब्रॉड। अब देखो जो लीव या डेपुटेशन पर अब्रॉड है, अगर इंडिया में है तो हमें कवर होंगे, अगर अब्रॉड है तो कवर नहीं होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन लीव और डेपुटेशन अब्रॉड हो गया। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, रिटायर्ड, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने वाला है, यहाँ पे फंसने वाला पॉइंट है कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सीजीएचएस रूल्स तो अप्लाई करते हैं लेकिन एमए रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखने वाली बात है कि सीजीएच हमने पार्ट 1 में देख लिया था, अच्छे से देखा था कि सीजीएचएस रूल जो पेंशनर के लिए होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था क्वेश्चन में कि एमआरसीपी फॉर्म होता है वो पेंशनर के लिए होता है, तो वो पेंशनर के लिए होता है लेकिन एमए रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, अच्छे से याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रेंटिस इन होल टाइम सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इज एलिजिबल फॉर सीएसएमए फैसिलिटी। ए ट्रू बी फॉल्स, ये तो हमने पीछे देख लिया है, आंसर इज ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, मेडिकल अटेंडेंस फैसिलिटीज अवेलेबल एट। अब मेडिकल अटेंडेंस जो फैसिलिटी होती है कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है। ए द हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, 2 द रेजिडेंस ऑफ पेशेंट, 3 कंसल्टिंग रूम ऑफ द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। ऑप्शन आर A1 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। हर जगह पे अवेलेबल होती है, जस्ट लाइक सीजीएचएस फैसिलिटी। मेडिकल अटेंडेंस फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट द हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, जिसे कि हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, ओपीडी, जहाँ पे पेशेंट जाता है। द रेजिडेंस ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो जैसे सीजीएचएस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे एएमए में भी वो अपनी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है अपने हॉस्पिटल से। द कंसल्टिंग रूम ऑफ द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट आउटसाइड हॉस्पिटल डिस्पेंसरी आवर्स। अब जो आपका मेडिकल अटेंडेंट है, आपने जो किसी एक डॉक्टर को सपोज कर रखा है, एएमए बना रखा है, वो किसी हॉस्पिटल में बैठता है, तो आप उस हॉस्पिटल में जाके उस डॉक्टर से एएमए फैसिलिटी लेते हो। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल आवर्स के बाद में अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहा है तो उसी डॉक्टर से आप हॉस्पिटल आवर्स के बाद भी ले सकते हो ट्रीटमेंट। ये पॉइंट याद रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीइंबर्सेबल एट एएमए। एएमए केस में कौन सा रीइंबर्सेबल नहीं है। ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शंस, बी कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, सी कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल एम्प्लायंसेस, डी कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल फॉर सीनियर सिटीजन्स ओनली, एंड द राइट आंसर इज डी, यानी कॉस्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल जो होती है सीनियर सिटीजन ओनली होती है, गलत स्टेटमेंट है। एक बार देख लेते हैं। बिसाइड्स कंसल्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो रिम्बर्सेबल जस्ट लाइक सीजीएचएस। आपको मेडिसिन भी मिलेंगी और जो है इंजेक्शंस का एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन लगाने के पैसे कौन देगा, सारी फैसिलिटीज़ वो ले रहा है तो वो भी मिलेगी। मेडिसिन परचेज फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी इन द हॉस्पिटल और इन एमरजेंसी आर ऑल्सो रिम्बर्स्ड। एएमए केस में हॉस्पिटल ही आपको मेडिसिन दे देता है और आपके बिल चार्ज कर लेता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से खरीदोगे, वो भी रीइंबर्सेबल होती हैं। फर्दर रीइंबर्समेंट इज अलाउड फॉर कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल अप्लायंस एंड डिवाइसेस। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आप लेते हो किडनी का या कैंसर का जैसे होता है उसके लिए मिल जाती है, आपको जितनी टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं सबके लिए मिल जाती है। आर्टिफिशियल अप्लायंसेस किसी के जैसे लिम्ब लगना है, आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह, तो उसकी भी मिल जाएगी।
और डिवाइसेस वगैरह लगती हैं, जैसे कुछ लोग हियरिंग डिवाइसेस वगैरह लगाते हैं, तो वो सब भी इसमें कवर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रीइंबर्समेंट अंडर CGHS। अब कौन कौन सा CGHS रीइंबर्समेंट के लिए करेक्ट है? ₹150 पर शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स फॉर स्पेशल नर्स, ₹2.75 per shift of 12 hours for AYA attendant, 3 low paid government employees get full reimbursement of diet charges paid to hospitals during the course of indoor treatment. Options are A1 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। अदर रीइंबर्सेबल एक्सपेंडिचर, जो कि हमने हॉस्पिटल के डिस्कस किए थे, उसके अलावा कौन कौन से हैं जो रीइंबर्स होते हैं? बिसाइड्स द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस द एम्प्लॉय ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है, उसके अलावा कौन कौन से कवर होते हैं? कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन इन द हॉस्पिटल सूटेड फॉर हिज स्टेटस, कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन हॉस्पिटल अगर IPD ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है एम्प्लॉय का, तो वो भी कवर होता है सूटेड टू हिज स्टेटस, उसके पे लेवल के हिसाब से। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि ₹36,500 तक जनरल वार्ड, 36,501 रुपीज़ से लेके ₹50,500 तक सेमी प्राइवेट, और उससे ऊपर प्राइवेट वार्ड। चार्जेस फॉर ऑर्डिनरी नर्सिंग प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट बाय द हॉस्पिटल। अब IPD में जो नर्सिंग चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। इन केस ऑफ स्पेशल नर्सिंग ड्यूरिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉर CGHS बेनिफिशियरी। अब कोई पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है जिसको उसको स्पेशल नर्सिंग चाहिए, तो वो भी रीइंबर्समेंट मिलती है। ओके, क्या मिलता है? ₹150 पर शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स फॉर स्पेशल नर्स। 12 घंटे की शिफ्ट के लिए एक नर्स को ₹150 का रीइंबर्समेंट मिलता है, और ₹75 पर शिफ्ट फॉर 12 आवर्स फॉर आया अटेंडेंट। जो आया होती है, अटेंडेंट होती है, छोटे मोटे काम करने के लिए होती है, उसको 75 12 घंटे की शिफ्ट के लिए मिलता है। Diet charges paid to hospitals during the course of indoor treatment are reimbursable in full only in case of low paid government employees। हॉस्पिटल में जो डाइट चार्जेस होते हैं वो लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसके लिए रिम्बर्सेबल होते हैं। चार्जेस फॉर पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड अदर एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस इंक्लूडिंग CT स्कैन चार्जेस। अब अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उसके जितने भी टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और CT स्कैन जो भी होता है, वो सब रिम्बर्सेबल होता है। अब याद रखने वाले पॉइंट क्या है, एक्सेप्शन क्या है? नो रीइंबर्समेंट फॉर स्पेशल नर्सिंग एट रेजिडेंस। अगर रेजिडेंस पर आप नर्सिंग फैसिलिटी अवेल करते हो तो उसका चार्जेस आपको रीइंबर्स नहीं होते हैं। एनी चार्जेस कैन बी रीइंबर्स बाय हेड ऑफ ऑफिस अप टू अ लिमिट ऑफ ₹2,000 ऑन सर्टिफिकेट फ्रॉम MO इंचार्ज काउंटर साइंड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आया चार्जेस जो होते हैं वो रीइंबर्स हो जाते हैं, हेड ऑफ ऑफिस कर सकता है ₹2,000 तक। सर्टिफिकेट अगर मिलता है MO इंचार्ज यानी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सर्टिफाई कर देता है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसको काउंटर साइन कर देता है, तो उस चार्जेस को भी रिम्बर्स किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज AMAs? 1 प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, 2 मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट्स UT गवर्नमेंट्स, 3 if no AMA is appointed for a suburban area, treatment can be had from AMA in government hospital in the adjoining city. Options are A1 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट AMA, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज AMAs। मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मेडिकल ऑफिसर सारे होते ही हैं, AMAs किसी को भी बना दो आप। प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स व्हेन एडिक्वेट नंबर ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स और देयर सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स। अगर गवर्नमेंट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है 5 किलोमीटर की रेडियस में, तो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी आप AMA में अपॉइंट करा सकते हो, अपना AMA बना सकते हो। और जाहिर सी बात है कि हर जगह गवर्नमेंट डॉक्टर तो होता नहीं है, अगर गवर्नमेंट डॉक्टर के भरोसे रहोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना सभी को फैसिलिटी दिलाना। इसलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनको भी, प्राइवेट वालों को भी आप बना सकते हो। मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट UT गवर्नमेंट्स, अब जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको भी आप बना सकते हो। The AMA of an employee will be decided with reference to the place of he fell sick and his pay at that time। अब जो AMA होगा एम्प्लॉय का, वो किस बेसिस पर डिसाइड होगा? कहाँ पर वो बीमार होता है। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर वो रजिस्टर्ड AMA है वहीं पर बीमार हो, कहीं भी होगा तो वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर होगा
वहाँ से करा सकता है। अगर गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं है 5 किलोमीटर की रेडियस में तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करा सकता है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर से किसी से भी, तीनों में से किसी से भी करा सकता है। इफ़ नो एम इज अपॉइंटेड फॉर अ सबअर्बन एरिया, ट्रीटमेंट कैन बी हैड फ्रॉम AMA इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन एडजॉइनिंग सिटी। अगर AMA आपके सबअर्बन एरिया में नहीं है तो फिर आप जो है एडजॉइनिंग सिटी है, दूसरे बगल वाले सिटी से, वहाँ से भी आप AMA अपॉइंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, द AMA ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी डिसाइडेड विद रेफरेंस टू। AMA जो होता है किसके रेफरेंस पे डिसाइडेड होता है? A प्लेस ही फेल सिक, B प्लेस ऑफ रेजिडेंस, C प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर, D एनी ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज, सबको पता होना चाहिए आंसर, तो ही फेल सिक्स। अभी पीछे वही डिस्कस हमने इसको किया है। द AMA ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी डिसाइडेड विद रेफरेंस टू द प्लेस ही फेल सिक एट हिज एंड हिज पे एट दैट टाइम। ये दो फैक्टर्स होते हैं, कहाँ बीमार होता है और कितना पे है, उसके बेसिस पर, पे के बेसिस पर उनकी एलिजिबिलिटी काउंट होती है, जो है वो प्राइवेट वार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर सेमी प्राइवेट के लिए हैं, और प्लेसेस ही फेल सिक वो लोकेशन ऑफ AMA उसको डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रीटमेंट फ्रॉम स्पेशलिस्ट कैन बी अवेलेबल अंडर AMA में आप स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हो। A ट्रू, B फॉल्स। एंड द राइट आंसर इज A ट्रू। हमने पीछे देख लिया था कि AMA में आप जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट, जैसे किडनी कैंसर जो होता है उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हो। ट्रीटमेंट फ्रॉम स्पेशलिस्ट और अदर मेडिकल ऑफिसर्स कैन बी हैड ओनली इफ AMA इज सेटिस्फाइड दैट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट रिक्वायर्ड सच ट्रीटमेंट एंड रेफर्स टू द पेशेंट टू देम। ठीक है, AMA सेटिस्फाइड है और पेशेंट को रेफर करता है स्पेशलिस्ट के लिए, तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट को अवेल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रैवलिंग की जाती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स हु आर सीनियर सिटीजन्स। 2, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस where the patient falls ill and the hospital dispensary clinic is more than 3 miles. 3, it is certified that the journey was unavoidably necessary. Options are A3 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A3 only, यानी बाकी के स्टेटमेंट्स गलत हैं। एक बार देख लेते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जर्नीज अंडरटेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ वेज इन इज एडमिसिबल इन फॉलोइंग केसेस फॉर द पेशेंट सच दैट एम्प्लॉय और अ फैमिली मेंबर इज और ऑफ हिज फैमिली if the distance between the place where the patient falls ill and the hospital is more than 5 miles यानी कि 8 किलोमीटर्स। it is certified that the journey was unavoidably necessary। ये दो रीजन्स होते हैं तब उसको ट्रैवलिंग का भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, if it is unsafe for patient to travel alone, TADA for attendant escort can be allowed to accompany the patient। अगर ये सर्टिफाई हो जाता है कि पेशेंट अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता तो उसके साथ जो अटेंडेंट होगा उसको TADA के लिए इंटाइटलमेंट होगा कि नहीं? A ट्रू, B फॉल्स। एंड द राइट आंसर इज A ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अगर पेशेंट के साथ अटेंडेंट को जाना पड़ रहा है तो उसको भी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर अटेंडेंट और एस्कॉर्ट इट इज़ if certified that it is unsafe for patient to travel alone and an attendant or escort is necessary to accompany the patient, तो फिर उसको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, TADA for donor of kidney to the employee or a member of the family may be allowed। किडनी डोनर होता है उसके लिए जो है TADA जो है वो अलाउड होता है। ऑप्शन A ट्रू, B फॉल्स। एंड द राइट आंसर इज A ट्रू। हाँ, अगर कोई किडनी देता है तो उसको जो ट्रैवलिंग वगैरह करेगा उसको TADA मिलेगा, वो गवर्नमेंट उसको पूरा पे करती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ट्रैवलिंग इंटाइटलमेंट फॉर जर्नी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर CGHS ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रैवलिंग इंटाइटलमेंट क्या होता है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जर्नी की जाती है? 1, TA बाई स्टीमर इज नॉट अलाउड। 2, DA is allowed for period of journey, however no DA for halt is admissible. 3, airfare can be allowed if any other mode would have definitely endangered the life of the patient. Options are A3 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is C2 and 3 only। यानी कि TA by steamer is not allowed is a wrong statement। TA स्टीमर के साथ भी अलाउ होता है। Entitlement for journey, TA by road, rail, एयर, स्टीमर इज अलाउड बाय द इंटाइटल्ड और लोअर क्लास। जिस क्लास से आप इंटाइटल्ड हो उस क्लास से या फिर उसके लोअर क्लास किसी से भी आप इंटाइटल हो जाते हो। DA इज अलाउड फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी, हाउएवर नो DA फॉर हाल्ट इज एडमिसिबल। पीरियड के लिए जितना पीरियड की जर्नी होगी उसका DA मिलेगा, लेकिन उसमें किसी रीजन से अगर होल्ड करते हो आप किसी जगह पे तो उस पीरियड का DA नहीं मिलेगा। ये DA के हमने रूल्स में देखा था, कहीं भी किसी भी पर्पज से जाता है, ट्रेनिंग पे जाता है या कहीं भी जाता है, अगर बीच में होल्ड करता है तो उसमें कोई भी DA एडमिसिबल नहीं होता। Airfare can be allowed if government is satisfied that air travel was absolutely essential
एंड एनी अदर मोड वुड हैव डेफिनेटली एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अगर ये होता है कि भाई एयर ट्रेवल की ज़रूरत है और बहुत सीरियस कंडीशन है और बाई रोड जर्नी और अदर मोड तो जो उसकी लाइफ को खतरा है, तो एयर फेयर की भी परमिशन मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, एडवांस TA कैन बी ग्रांटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ TA एडमिसिबल एंड एडजस्टेड अगेंस्ट TA क्लेम। ऑप्शन आर A ट्रू, B फॉल्स एंड द राइट आंसर इज B फॉल्स। गलत है ये स्टेटमेंट, 100% मिल जाता है TA। एडवांस TA कैन बी ग्रांटेड टू द एक्सटेंट TA इज एडमिसिबल एंड एडजस्टेड अगेंस्ट TA क्लेम विच शुड बी सबमिटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। एडवांस TA पूरा मिल जाता है जितना उसका इंटाइटलमेंट बनता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, a government servant goes to serve abroad leaving his family at old station, his family can avail the CGHS facility at old station for। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अब्रॉड जाता है अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के ओल्ड स्टेशन पे, उसकी फैमिली जो है सीजीएच फैसिलिटी को कितने टाइम के लिए अवेल कर सकती है? ए एंटायर पीरियड टिल ही सर्व्स एट द ओल्ड स्टेशन, बी अप टू 6 months, सी at the discretion of the competent authority, D the CGHS facility will cease with effect from the date he proceeds to abroad, and the right answer is A entire period till he serves at the old station। ये हम लोगों ने देखा था, को फिर से देख लेते हैं। A government servant is transferred to another CGHS station or goes to serve abroad leaving his family at old station, his family can avail the CGHS facility at old station for entire duration। तीन कंडीशन बताई थी, एक तो CGHS स्टेशन से वो CGHS स्टेशन पे जाता है इंडिया में, एक अब्रॉड जाता है और एक वो नॉन CGHS एरिया में जाता है। अगर CGHS स्टेशन पे जाता है या फिर अब्रॉड जाता है तो फैमिली को ओल्ड स्टेशन में अगर छोड़ के गया है तो वहाँ पे CGHS फैसिलिटी अवेल कर सकती है। बट अगर वो एम्प्लॉय जो है, जो दूसरा पॉइंट है, हाउएवर इफ ही इज ट्रांसफर टू द नॉन CGHS स्टेशन, हिज फैमिली कैन अवेल CGHS बेनिफिट अप टू 6 months एट ओल्ड स्टेशन, और उसके लिए उसको CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन भी कटवाना पड़ेगा। वो उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन काट लो और फैमिली जो है मेरी अवेल करना चाहती है। बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के तो CGHS फैसिलिटी मिलेगी नहीं, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करके मैक्सिमम 6 months तक के लिए अवेल करा सकता है। तो फ्रेंड ये था हमारा CGHS का पार्ट 2, और इन दोनों पार्ट से हमने CGHS को काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया है और 90% आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन बाहर आ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सिलेबस इतने में कवर हो जाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।